आईपीसी में आपका जो शुरू करना है, चैप्टर नंबर आपका 16 शुरू करना है। अध्याय 16 देखिए, आज भूमिका में ही लग जाएगा पूरा समय। अध्याय 16 का आपका भूमिका महत्वपूर्ण है, हो सकता है पूरा समय आज आपका भूमिका बांधने में ही लग जाए, क्योंकि यही चैप्टर आपका अच्छे से पढ़ाना भी है, पढ़ना भी है। क्योंकि जो अगले चैप्टर है 17 से लेकर 23 तक, वह वीडियो भी अच्छे से उपलब्ध है। और इसी चैप्टर की थोड़ा आपका ऐप पर वीडियो थोड़ा कम है, यानी कि शॉर्टकट में बिहार के लिए पढ़ाया गया था, उसके बाद अब मौका मिल रहा है बिहार एपीओ के बाद। तो आइए देखा जाए अध्याय 16 में मानव शरीर पर इफेक्ट डालने वाले प्रभावों के बारे में उल्लेख किया गया है। यानी कि अध्याय 16 में सेक्शन 299 से लेकर आपका 377 तक में जो मानव शरीर पर यानी कि ह्यूमन के बॉडी पर जो आपका अपराध प्रभाव डालते हैं, उनका उल्लेख किया गया है। मानव के शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों को हम तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं, यानी कि तीन एरिया में बांट सकते हैं। पहला एरिया ऐसा है जिसमें कि मानव के लाइफ पर यानी कि मानव के जीवन पर ही संकट होता है। बात न करिए भाई, यानी कि पहला जो एरिया हम बताएंगे उसमें आपका ये है कि मानव के शरीर पर यानी कि आपका मानव के लाइफ या जीवन पर ही खतरा उत्पन्न होता है। या तो मानव का जीवन समाप्त हो जाता है या जीवन पर खतरा उत्पन्न होता है। दूसरा हम जो बताएंगे वह ये बताएंगे कि मानव के जीवन पर तो खतरा उत्पन्न नहीं होता, लेकिन उसके शरीर पर प्रभाव जरूर पड़ता है। जैसे कि आपका चोट लग गई या आप कह सकते हैं कि हाथ पैर टूट गया, ये किस पर प्रभाव डालता है? जीवन पर नहीं, बल्कि किस पर प्रभाव डालता है? मानव के शरीर पर। और तीसरा जो अपराध हम लोग पढ़ेंगे, इसमें तीसरी कैटेगरी आगे चल के, उसमें जो मानव की स्वतंत्रता है उस स्वतंत्रता पर आघात किया जाता है। जैसे कि मानव की स्वतंत्रता है कि वह किसी भी दिशा में स्वेच्छा से जा सके, और मानव को आपने एक कमरे में बंद कर दिया ताकि वह किसी भी दिशा में न जा सके, तो आपने शरीर पर प्रभाव नहीं डाला मानव के, आपका जीवन पर भी खतरा नहीं उत्पन्न हुआ, तो खतरा किस पर बैठे हुए हैं? तो खतरा किस पर उत्पन्न हुआ? उसकी स्वतंत्रता बाधित हुई है। तो तीसरा जो आपका कैटेगरी पढ़ा जाएगा वह क्या है कि जिसमें कि मानव की स्वतंत्रता क्या होगी? प्रभावित। एक उदाहरण ज्यादा बनता है, पहला क्वेश्चन आपका कंपटीशन के लिए बताया जाए। ये एक आपका कार बुक कराता है लखनऊ। इधर बैठिए, इधर इस साइड में, इधर जगह नहीं है भाई, इधर आगे बैठिए, इधर है जगह, इधर आगे बैठिए जिधर हवा बाज बैठते हैं। हाँ, यहीं बैठिए आराम से भाई, उधर जगह नहीं है तो क्या जबरदस्ती। देखिए आपका भाई, यानी कि एक उदाहरण बताया जाए जो बार बार पूछा जाता है। ये एक लखनऊ से प्रयागराज के लिए आपका बुक कराता है फोर व्हीलर। फोर व्हीलर ये होता है कि प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर हमें उतार दीजिएगा, और आपका वाहन वाला प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर नहीं उतारता कहने के बावजूद भी, और उस व्यक्ति को उसकी सम्मति के बिना आगे लेकर जाता है, तो ऐसी दशा में कौन सा अपराध हुआ ये पूछा जाता है। तो एबडक्शन हुआ, अपहरण हुआ। आपका अगर यहीं बच्चा रहता तो व्यपहरण भी हो जाता, लेकिन चूंकि एज दी नहीं गई है तो आप कौन सा अपराध मार कर नहीं, अपहरण नहीं, आप कौन सदोष अवरोध की सदोष परिरोध हुआ,
ये पूछा जाता है तो आपका इधर बैठिए हो, कहें हर जगह बैठिए, बोलिएगा ना बीच में। हाँ भाई, कई लोग एक दो लोग अपना आदत है तो उनको आदत सुधार लेनी चाहिए। भाई बीच में पढ़ाते समय कभी काल बोल सकते, अब हमेशा बोलने लगेंगे तो कुछ लोग रट्टा मारे हैं, तो रट्टा मारे हैं तो भाई थोड़ा मन में रखिए, नए लोगों को ही पढ़ने दीजिए और बीच में क्या करिए, न बोलिए। जब पूछा जाए तब बोलिए, सही रहता है। वैसे आपका आगे रटवाया ही जाएगा, अभी समय जैसे जैसे नजदीक आएगा। तो फिर एक बार देखिए ये कौन सा अपराध हुआ, तो आपका ये जो अपराध हुआ ये सदोष परिरोध हुआ, यानी कि इसका मतलब कि उसे कहीं भी जाने से क्या कर दिया गया है, प्रतिबंधित। तो आगे देखा जाए आपका ये तो उदाहरण बनते हैं ऐसे ऐसे आपका। आइए पहला हम आप उठाते हैं आपका मानव के जीवन पर प्रभाव डालने वाले अपराध। इसका उल्लेख आपका 299 से लेकर 218 तक दिया गया है, जो जीवन पर क्या उत्पन्न करते हैं, खतरा। अब आइए जीवन पर उत्पन्न खतरा है तो सबसे बड़ा अपराध आपका होमोसाइड है। होमोसाइड मतलब मानव वध है, यानी कि किसी की मृत्यु कारित कर देना। तो पहले तो होमोसाइड या मानव वध देखिए, तब उसको तोड़ा जाए तो पहले आपको शुरुआत कहाँ से करनी है, आपका इंजरी से या नुकसान से या क्षति से करनी है। आइए सबसे पहले हम उठाते हैं आपका एक धारा 44 पढ़िएगा, फिर धारा 45 पढ़िएगा, फिर धारा 46 पढ़िएगा। पहले तीन धाराएं पढ़िए। कौन कौन सा सेक्शन, 44, 45 और 46। देखिए 44 में आपका इंजरी या क्षति को स्पष्ट किया गया है। 44 धारा ये बताती है कि क्षति दो प्रकार की होती है, एक वैलिड यानी कि वैध यानी कि सही, यानी कि आपका सही का मतलब कि जिसे कानूनन क्षति नहीं माना जाता, और एक क्षति इलीगल या अवैध होती है जिसे क्षति माना जाता है। तो आपका पहला पॉइंट ये देखना है कि आपका क्षति को हम दो भागों में बांटते हैं, एक वैध और दूसरा कौन सा, अवैध। क्षति में अब कौन कौन सी क्षतियां शामिल हैं, आपका शरीर को नुकसान पहुंचाना, संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, ख्याति को नुकसान पहुंचाना और मन को नुकसान पहुंचाना। मन को नुकसान पहुंचाने वाले आपका कुछ अपराध बताए गए थे, जिसमें कि आपका अश्लीलता थी और धर्म संबंधी अपराध थे। ख्याति को नुकसान पहुंचाने वाला अपराध मानहानि है और शरीर को नुकसान पहुंचता है। तो यही चैप्टर 16 में हम अब क्या करने जा रहे हैं, शुरुआत। तो आपका आईपीसी के अध्याय 16 में किसको क्षति पहुंचता है, बॉडी को। तो अब क्षति, अब आइए क्योंकि शरीर को क्षति, तो शरीर को जो क्षति होगी वह दो प्रकार से हो सकती है। एक ऐसा नुकसान जिसे कानून सही मानता है और उसे अपराध की कैटेगरी में नहीं रखता, और एक ऐसा नुकसान जिसे कानून गलत मानता है और उसी को क्षति मानता है कानून। तो वैध क्षति का उदाहरण आपका कहाँ से कहाँ तक दिया गया है, तो 76 से लेकर 106 तक में एक उदाहरण हम बता, दो उदाहरण यहाँ देखते हैं। दो तीन उदाहरण देखिए जहाँ की कानूनन इंजरी माने क्षति नहीं माना जाएगा, क्षति हुआ है लेकिन कानून क्या नहीं मानेगा, क्षति। एक सैनिक है, अपने वरिष्ठ अधिकारी के समादेश में भीड़ पर गोली चलाकर कुछ लोगों की मृत्यु कारित कर देता है। क्या सैनिक ने क्षति कारित की, कुछ लोगों की जान ले लिया, मानव वध किया,
लेकिन ये मानव वध, ये होमोसाइड क्या है? आपका वैध है। क्यों वैध है? क्योंकि धारा 76 आईपीसी कहती है कि कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जो उसे करने के लिए कानूनी तौर पर बाउंड है, बाध्य है। तो सैनिक अपने वरिष्ठ अधिकारी का आदेश मानने के लिए कानूनी तौर पर क्या है? बाध्य। वैध आदेश, अवैध नहीं। अवैध में बचाव नहीं देती धारा। तो सैनिक वाला उदाहरण। अब आपका दूसरा जल्लाद वाला देख सकते हैं। एक जल्लाद न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में एक अपराधी का वध कर देता है, फांसी पर लटका देता है। जल्लाद ने नुकसान पहुंचाया, लेकिन वह नुकसान कैसा रहा? वैध। और कानूनी तौर पे क्या उसे नुकसान या क्षति माना जाएगा कि नहीं? नहीं। दूसरा जो शरीर पर प्रभाव डालने वाले माने आपका कार्य है, वह जो क्षति होती है वह अवैध तरीके से होती है। यानी कि आपका इसके अलावा जो क्षतियां होंगी, शरीर पर जो प्रभाव डालेंगी, वह अवैध कहलाएंगी। तो अब आइए होमोसाइड देखा जाए, इसी तर्ज पर देखना है। मानव वध। अब पहले सेक्शन कवर कर लिया जाए भाई। मानव वध या होमोसाइड क्या है? पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। यानी कि पहला पॉइंट हम उठाकर भाई चल रहे हैं। पहला पॉइंट हमने ये उठाया कि शरीर पर प्रभाव डालने वाले ऐसे अपराध जिसमें कि मानव के लाइफ या जीवन पर ही क्या उत्पन्न हो गया है? खतरा। और उसका उल्लेख आपका किया गया है 299 से लेकर 318 यानी कि 318। याद रखिएगा, इस पर जीवन पर ही क्या मंडराता है। कहीं कहीं जीवन जांच भी सकता है, तो देखिए अच्छे से इसको। पहले तो ये समझना है मानव वध क्या है, होमोसाइड क्या है। तो आपका मानव वध क्या है? तो अगर कोई पूछे कि मानव वध क्या है, तो तपाक से माने तुरंत लोग बताते हैं, यानी कि बिना देर किए कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति का वध करना। वध करना मतलब जान ले लेना। जान ले लेना मतलब कि मृत्यु या डेथ कार्य करना ही मानव वध कहलाता है। ये आपका जवाब बिल्कुल गलत है, क्योंकि व्यक्ति में धारा 11 के तहत कंपनी संगम समूह भी शामिल है। तो क्या कंपनी किसी को जान से मारेगी? तो आपका जवाब रहेगा, फिर सतर्क रहिए, किसी मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य का वध करना मानव वध कहलाता है। फिर एक बार एक लाइन याद रखिए, किसी मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य का वध करना, मृत्युकारित करना मानव वध कहलाता है। इधर बैठिए भाई, इधर आ जाइए, ना हो तो उधर जगह नहीं, आगे इधर बैठिए। बैठिए पीछे या उसी में बैठिए। किसी मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य का वध कारित करना मानव वध कहलाता है। ये मानव वध सदैव अपराध नहीं होता। दूसरा, मानव वध को दो भागों में बांटा गया है। एक ऐसा मानव वध जिसे कानून अपराध नहीं मानता, उसको अनापराधिक मानव वध कहते हैं। और एक ऐसा मानव वध जिसे कानून अपराध मानता है। तो मानव वध को हम कितने भागों में बांट रहे हैं? दो। अब वध का यानी कि मृत्यु का मतलब क्या हुआ? जीवन का मतलब। तो दो धारा यहीं समझ लीजिए। तो धारा 45 में आपका जीवन को बताया गया है, लाइफ को। तो लाइफ मतलब किसकी लाइफ? आपका पशुओं की लाइफ की, मानव की लाइफ, मानव की। और मृत्यु का मतलब किसकी मृत्यु? मानव की मृत्यु की धारा में बताया गया है 46। अब यहाँ मानव वध को फिर बंटवारा हम करते हैं। एक मानव वध ऐसा होता है जो अनापराधिक होता है, जिसे कानूनन
अपराध नहीं मानता है। यानी कि एक व्यक्ति ने माने एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य की मृत्यु तो कारित की, लेकिन कानून इसे आपका क्षति नहीं मानता। ऐसी क्षत ऐसे कार्य को हम कहते हैं अनापराधिक मानववध। यानी कि ऐसा मानववध जिसे ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। तो जो ये अनापराधिक मानववध हैं, मानव की मृत्यु हुई, मैं फिर बता दूं, लेकिन इसे अपराध माना गया है कि नहीं माना गया है? नहीं माना गया है। इसका उल्लेख आपका फिर आ जाइए 76 से लेकर कहाँ तक है? 106 में। यानी कि एक उदाहरण फिर देखिए, आपका पागल का उदाहरण चेंज करते रह जाए। एक अनसाउंड माइंड पर्सन है, चित्त विकृत पर्सन है, और वह बी की हत्या कर देता है, बी का वध कर देता है, तो आप कहेंगे कि पागल ने बी का वध किया। लेकिन कानून कहता है अब इस वध को दो भागों में बांट दीजिए। एक ऐसा वध जिसे कानूनन अपराध नहीं माना गया है, तो किस धारा से किस धारा में सेट हो जाएगा? तो भले पागल ने वध किया हो, अपराध की कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। तो कहां से कहां तक में सेट हो जाए? 76 से लेकर कहां तक में? 106 में। तो किस धारा में सेट हो रहा है? 84। तो 84 में चूंकि सेट हो जा रहा है, तो ये मानववध तो है, लेकिन कैसा मानववध? अनापराधिक। क्या 44 के तहत इसे क्षति माना जाएगा कि नहीं? नहीं। दूसरा जो होमोसाइड होता है वह आपराधिक मानववध। यानी कि आपका दूसरा जो होता है होमोसाइड या मानववध, वह आपराधिक होता है, और उसका उल्लेख आपका जो आईपीसी है धारा 299 में किया गया है। यानी कि आपराधिक मानववध को वध माना जाएगा। इसमें जो जीवन को क्षति होगी, जीवन चला जाएगा व्यक्ति का, यानी जीवन पर संकट आ गया, जीवन ही चला गया, ये अपराध माना जाएगा। तो आपराधिक मानववध कहाँ डिफाइन किया गया है? आपका 299। आपराधिक मानववध दो प्रकार का होता है। अब आगे बढ़ा जाए। आपराधिक जो मानववध है, ये अपराध माना गया है। ये जाति एक है और इसकी दो उपजातियां हैं, यानी कि इसके दो भाग हैं। एक आपका ऐसा आपराधिक मानववध जो हत्या की कैटेगरी में आ जाए, यानी कि पहला हम बता रहे हैं कि हत्या की श्रेणी में आने वाला आपराधिक मानववध, और दूसरा हम बता रहे हैं कि जो हत्या की श्रेणी में आता है कि नहीं आता। नहीं। तो बताइए मानववध को कानून कितने प्रकार में बांटता है? दो। एक ऐसा मानववध जो किस कैटेगरी में आ जाए? आपका मर्डर की कैटेगरी में, हत्या की कैटेगरी में। और एक ऐसा मानववध जो हत्या की कैटेगरी में न आए। तो हत्या की कोर्ट में न आने वाला आपराधिक मानववध, और एक कौन मानववध हो गया? हत्या की कोर्ट में आने वाला आपराधिक मानववध। अब कब हत्या की कोर्ट में आएगा, कब हत्या की कोर्ट में नहीं आएगा? ये जो 299 की दो उपजातियां हैं, इसी को पढ़ना है। 299 तो पढ़ना ही है। अब आपका यूपी एपीओ का क्वेश्चन आपका फिर देखा जाए, क्योंकि हमें क्वेश्चन भी निकालना है। क्वेश्चन ये बना था कि आपराधिक मानववध कहाँ दिया गया है। तो फिर एक बार कंसेप्ट बनाइए भाई धाराओं से। देखिए आप कैसे धारा आपका निकालना है भाई, और कैसे पढ़ना है। भूमिका में ही आज अभी समय लगेगा, क्योंकि एक एक धारा आपका पहले क्लियर किया जाए। 299 से उठाइएगा, मैं फिर बता रहा हूँ। आपका 300, फिर आपका 300 का 5
अपवाद। देखिए आपका फिर एक बार देखिए, ये आपका 300 के लिए दंड 302 में है और इसका प्रयास 307 में दंडनीय है। तो आप 300 जब भी पढ़ेंगे सेक्शन, तो आपका 302 भी पढ़ना पड़ेगा। और अगला कौन सी धारा पढ़नी पड़ेगी? आपका 307। फिर आपका जब ये 299 पढ़ेंगे या 300 का 5 अपवाद पढ़ेंगे आपका, तब इसके लिए जो दंड का प्रावधान है वह 304 में है और इसका जो प्रयत्न बताया गया है वह 308 में। यानी कि इधर दो धाराएं, कौन कौन सी धाराएं? आपका 304 और 308 पढ़ना है। फिर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। क्वेश्चन आपका ये बना था कि आपराधिक मानववध कहाँ दिया गया। बिल्कुल कंसेप्ट, ये जो आपराधिक मानववध 299 में वर्णित है, यही कन्वर्ट हो जाता है मर्डर में अगर आपका 300 के आपका एसेंशियल एलिमेंट को फुलफिल कर देता है। यानी कि फिर एक बार समझिए, ये क्वेश्चन आ चुका है पिछली बार ही और के सहित आपको याद कराना है। जो ये आपराधिक मानव वध 299 में हम बताएंगे, यही किसमें कन्वर्ट होता है? मर्डर में, हत्या में। ये कब कन्वर्ट होगा? तो जब 299 की जो कंडीशन है वह कंडीशन किस धारा को फुलफिल कर दे? 300 को। यानी कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित की गई है और वह मृत्यु धारा 300 की किसी भी एक शर्त को क्या कर दे? पूर्ति कर दे, तो हम उसे क्या कहेंगे? हत्या की कोर्ट में आने वाला आपराधिक मानववध या मर्डर कहा जाता है। लेकिन किस शर्त की पूर्ति कर दे? 300 की। अर्थात इसका मतलब जो यूपीएपीओ में बना जे में कि प्रत्येक आपराधिक मानववध हत्या होता है कि नहीं? नहीं होता। यानी कि कुछ आपराधिक मानववध ऐसे होंगे जो धारा 300 के एसेंशियल एलिमेंट को फुलफिल करते हैं, वहीं किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? मर्डर में। और कुछ आपराधिक मानववध ऐसे होंगे जो धारा 299 की शर्तों की तो पूर्ति करते हैं लेकिन 300 की शर्तों की पूर्ति नहीं करते। तो कहाँ रह जाएंगे? केवल आपराधिक मानववध। तो क्वेश्चन ये बना कि प्रत्येक आपराधिक मानववध हत्या नहीं होती, लेकिन प्रत्येक हत्या आपराधिक मानववध होती है। यह वाक्य अंशतः सत्य है, अक्षरशः सत्य है, पूर्णतः गलत है। इनमें से कोई नहीं। तो अक्षरशः क्या है? सत्य है। अब केस रटना है। आपका कौन सा केस है? तो आर बनाम बरकतुल्लाह का केस है और जस्टिस प्लाउडन ने कहा। मेलविन ना मार दीजिएगा, 90% लोग पिछली बार गलत करके आए थे। अब नए क्रम से लिखवाया जाएगा केस भाई, अभी न लिखे। आपका 4 केस है, उसमें क्या कहा गया वो क्रम से लिखवाना पड़ता है, जज के नाम सहित लिखवाना पड़ता है। अभी समझिए उसको, हम 4 केस जब बताएंगे तो चारों में थोड़ा डिटेल में हम लिखवा देंगे। कम से कम 4 केस, 299 और 300 में अंतर पर क्या करने हैं? पढ़ने हैं। तो उसको हम चारों केस और जज का नाम और किसमें क्या कहा गया जो अंदर जाकर पूछा जा रहा है, चारों में जज का नाम भी याद करना है, उसको हम लिखवाएंगे। अभी पहले कंसेप्ट बनाइए। यानी कि ये तो क्लियर हो गया कि प्रत्येक आपराधिक मानववध मर्डर नहीं होता, जबकि प्रत्येक मर्डर प्रथमतः क्या होता है? आपराधिक मानववध। अब दूसरा क्वेश्चन, अगर 299 के बातें 300 में सेट हो जाती हैं तो हत्या यानी कि मर्डर। लेकिन फिर एक बार ध्यान रखिए,
अगर 299 की बातें 300 में सेट हो जाए, लेकिन जो 300 में कितने अपवाद दिए गए हैं? 5। और 5 अपवादों में से किसी में एक में आ जाए तो फिर वह मर्डर से बाहर चला जाएगा और कहाँ रह जाएगा? केवल आपराधिक मानववध में। इसका मतलब ये हुआ कि 300 में सेट तो हो रहा है, लेकिन 300 के 5 अपवाद में भी किसी में क्या हो जा रहा है? सेट। तो जैसे ही 300 के जो 5 अपवाद हम बताएंगे, जेस में भी आया था प्रकोपन इत्यादि, इस बार मेंस में भी, जैसे ही हम 300 का 5 अपवाद बताएंगे, ये पांचों अपवाद मर्डर नहीं है, बल्कि मर्डर की कोर्ट में न आने वाले आपका आपराधिक मानववध है। तो अगला दूसरा क्वेश्चन हम उठा रहे हैं कि आपका आपराधिक मानववध किन धाराओं में दिया गया है? तो 299 में दिया गया है कि नहीं? दिया ही गया है। और 300 में कहाँ दिया गया है? ये जो 5 अपवाद हैं ये मर्डर है कि आप माने मर्डर की कोर्ट में न आने वाले आपराधिक मानववध। तो मर्डर की कोर्ट में न आने वाले ये क्या हैं? आपराधिक मानववध। तो अब क्वेश्चन आपका तीसरा क्वेश्चन आज का जो पूछा गया था कि आपराधिक मानववध कहाँ उल्लिखित है? तो दिया सा 299, 300, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो लोग टेक्निकल बातें नहीं जानते थे 299 मार्क कराए, लेकिन 300 में भी समाहित हैं। और 300 के कितने अपवादों में समाहित हैं? 5। वो बताया जाएगा तो संभव नहीं है, क्योंकि आज तो भाई सेक्शन तोड़ने में ही समय लग जाएगा। अब आइए आपका दूसरा केस देखा जाए, और वह केस है आपका, अब जो आपका क्वेश्चन बनता है इंटरव्यू में, उसको भाई उठाया जाए, प्री में भी बन सकता है कि 299 और 300 के जो शब्द हैं वह काफी मिले जुले हैं। आपको ऐसा दिखाई देगा कि जो बातें 299 में कही गई हैं वही बातें आपका 300 में भी कही गई हैं। ज्यादातर बातें मिली जुली हैं। तो आखिर डिफरेंस क्या है? तो अगर कोई भी आपसे पूछता है समाज में या कंपटीशन में आता है कि 299 और 300 में डिफरेंस क्या है, तो आपका जवाब रहेगा कि इंटेंशन और नॉलेज की जो डिग्री है, यानी कि जो मात्रा है, उसी पर अंतर आधारित है। अर्थात अगर इंटेंशन या नॉलेज थोड़ा अप रहेगा, यानी कि थोड़ा ज्यादा रहेगा, तो वह मर्डर में आएगा। और थोड़ा सा कम रहा तो हत्या की कोर्ट में न आने वाले आपराधिक मानव वध। फिर एक बार इसको समझिए अच्छे से, भाई काफी कठिन है ये। अगर कोई पूछे कि 299 और 300 में क्या डिफरेंस है, तो इंटेंशन एंड नॉलेज की मात्रा में अंतर है। अगर आशय और ज्ञान की मात्रा हल्का सा क्या हो, अप हो, तो आपका क्या होगा? 300। और थोड़ा बहुत डाउन हो तो क्या होगा? 299। यही अब कब आशय और ज्ञान की मात्रा ज्यादा थी और कब कम थी, इसको आज तक कोई विद्वान बता नहीं पाया। भाई कोई विद्वान नहीं बता पाया। खूब लोग मथे अपना बस शब्दों का जाल फेरे, लेकिन आज तक ये डिसाइड नहीं हो पाया। तो बस एक लाइन बताइएगा कि ये प्रत्येक मामले के फैक्ट एंड कंडीशन पर निर्भर करता है, यानी कि इसका कोई पहले से सेट पैमाना नहीं है। जो भी मामला आएगा वह मामला देखा जाएगा और ये डिसाइड किया जाएगा कि आशय और ज्ञान की मात्रा थोड़ा ज्यादा थी कि थोड़ा क्या थी, कम थी। अगर ज्यादा निकल गई तो आपका 300 में आएगा मामला, अभियुक्त 302 में दंडनीय होगा। कम निकल गया तो 299 में ही रहेगा, और अभियुक्त 304 धारा के तहत दंडनीय होगा। लेकिन कैसे निकाला जाए?
ये संभव नहीं है बताना। खूब लोग बताए के सहित आज भी विद्वान निकालते हैं, लेकिन कोई विद्वान सटीक आपका बता नहीं पाया। तो एक लाइन बता दीजिएगा कि फैक्ट एंड कंडीशन पर निर्भर करेगी और प्रत्येक मामले में अलग अलग देखा जाएगा ज्ञान और किसकी मात्रा आशय का। अब आइए 299 और 300 में 4 केसों में अंतर बताया गया। आपका पहला केस पूछ सकता है तो ही बताया जाएगा, लेकिन जो अंतर आपका कंपटीशन में आता है उसको पहले उल्लिखित किया जाए। आर बनाम गोविंदा का केस आता है। जस्टिस मेलविट थे और इन्होंने आपका 299 और 300 में डिफरेंस बताया। वास्तव में अगर हम देखते हैं तो जो 299 के शब्द हैं, 300 के शब्द हैं, उसी को इन्होंने क्या किया, बंटवारा कर दिया। 299 के जो शब्द रहेंगे और किसके शब्द रहेंगे 300, उसी में आपका बंटवारा कर दिया। लेकिन बता जाएगा आगे। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए आपका इसमें अंतर अगर पूछा जाए, ये केस पूछा जाए तो किस एंगल से आपको कवर करना है। ये पूछ सकता है कि किस वाद में आपका 299 और 300 में अंतर बताया गया। तो 4 मुकदमे हैं, लेकिन उसमें एक लीडिंग केस आर बनाम गोविंदा का भी है। अब इस केस में आपका जो डिफरेंस बताया गया, पॉसिबिलिटी और हाई पॉसिबिलिटी, यानी कि संभाव्य और अधिसंभाव्य, पकड़ रही है पॉइंट। संभाव्य और किसमें अधिसंभाव्य। अगर केवल मृत्यु संभाव्य थी तो 299, और अगर मृत्यु की पूरी संभावना थी तो कौन सी धारा 300। यानी कि संभाव्य और किसमें अंतर बताया गया, अधिसंभाव्य। अब देखिए ध्यान से, आपका ये केस देखिए हुआ क्या था इसमें। एक आपका गोविंदा था, वह अपनी पत्नी को धराशायी कर दिया और उसके सीने पर बैठ गया और उसके सिर पर 3-4 मुक्का मारा, घुस्सा मारा। उसके बाद पत्नी के सिर की नस फट गई और पत्नी की मृत्यु हो गई। निचले न्यायालय ने गोविंदा को मर्डर के लिए दोषी ठहराया, यानी कि ये माना कि ये मामला धारा 300 में आता है और 300 में मर्डर है, और इसके लिए दंड का प्रावधान 302 में है। अतः 302 के तहत हत्या के लिए दोषी ठहराया। बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की गई। दो चूंकि मृत्युदंड के मामलों में चाहे पुष्टि का मामला हो या अपील का, कम से कम सीआरपीसी में आगे बताया जाएगा कितने जजों द्वारा सुना जाएगा, 2 जजों द्वारा। एक जज हरिदास थे और दूसरा आपका थे कैंपवेल। दोनों में विवाद उत्पन्न हो गया। एक जज कह रहा है कि नहीं, ये हत्या की कोर्ट में न आने वाला आपराधिक मानववध, और एक कह रहा था कि नहीं, ये 300 में क्या माना जाए, मर्डर। तो दोनों लोगों ने अपना अपना निष्कर्ष निकालकर एक तीसरा जज लाया गया, जो निर्णायक या रेफरी हुआ मेलविल या मेलविज को दिया, और मेलविज ने आपका अंतर बताया 299 और 300 में, और इसे आपका हत्या की कोर्ट में न आने वाला आपराधिक मानववध माना, संभाव्य और अधिसंभाव्य के आधार पर। देखिए कैसे मेलविज ने ये कहा कि अगर किसी स्त्री के सिर पर 4-5 घुसा मारा जाए तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि वह मर जाएगी, लेकिन पूरी संभावना या निश्चितता नहीं है। तो जब हल्का सा निश्चितता का क्या है, अभाव, तो मामला 299 में ही रह जाएगा और इसके लिए दंड आपका मिलेगा 304 की धारा में, 304। फिर एक बार आइए, अगर ऐसी मार मारा है
कि पूरी संभावना इस बात की थी कि दूसरा व्यक्ति क्या होगा, मर जाएगा, मर भी गया, और हाई पॉसिबिलिटी थी, तो ये मामला 300 में आएगा। और कहाँ व्यक्ति दंड का भागी होगा, 302 के तहत, क्योंकि मर्डर के लिए दंड किस धारा में है, आपका 302 में। ये आप अंतर, अब दोनों में अंतर निकाल लिया जाए, तब आपका देखा जाए भाई, आगे बढ़ा जाए अंतर निकाल के। एक कॉन्सेप्ट तो आप बना लिए, तो पहला आपका अंतर निकालिए और समानता देखिए भाई आपका। अब 299 और 300, तब और धारा आपका तोड़ना है। अभी आज धारा ही तोड़ने में लग जाएगा समय, कल ही 299 शुरू हो पाएगा, क्योंकि तमाम समस्याएं यहाँ आएंगी जो नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 299 और 300 में समानता पहले देखिए। 299 और 300 में समानता ये है कि दोनों में पीड़ित की मृत्यु होती है, यानी कि दोनों में क्या करता है, वो मरता है, जिंदा नहीं रहता, बल्कि उसकी लाइफ क्या हो जाती है, समाप्त। दोनों में आपका नॉलेज और इंटेंशन है, यानी कि ज्ञान और आशय जो शब्द हैं, ये क्या है, दोनों में दिया गया है। दोनों में अभियुक्त के कार्य से ही पीड़ित मरता है, इसमें भी कोई शक नहीं है भाई। दोनों में किसके कार्य से, अभियुक्त के ही कार्य से मरता है। तो आखिर अंतर क्या निकला, तो अंतर आप 3-4 दिमाग में बैठाए रहिए। तो आखिर दोनों में इंटेंशन भी रहता है, नॉलेज भी रहता है, तो अंतर क्या निकला, तो बस एक लाइन कि 299 के तहत इंटेंशन और नॉलेज की मात्रा थोड़ा कम रहती है, और वही मात्रा थोड़ा क्या हो जाए, ज्यादा, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 300 में हो जाएगा। अब कब कम रही, कब ज्यादा रही, यही तो निकालना क्या है, सबसे कठिन है, आज तक कोई निकाल नहीं पाया। तो बस तथ्य और क्या मार देंगे, परिस्थितियां, और कोई उपाय नहीं भाई, हमारे बस की बात नहीं है कि हम निकाल दें। हर एक मामले को देखते हुए ये डिसाइड किया जाता है कि मामला किस में आए। 299 आपराधिक मानव बल जो दिया गया है, वह 299 में भी है, और 300 के कितने अपवादों में, 5, जबकि मर्डर केवल किस में है, 300 में, ये भी देखना है। इसके बाद अगर आपराधिक मानववध में मामला आता है, या 300 के अपवाद किस में आ जाता है, पांचों में से किसी एक में, तो अभियुक्त की धारा के तहत सजा पाएगा 304। और अगर मामला 300 में सेट हो जाए और 300 के किसी अपवाद में सेट न हो, तो दंड की मात्रा कहाँ दी गई है, 302। फिर एक बार याद रखे, 300 में आया और उसमें किसी अपवाद में सेट हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ, तो अभियुक्त की धारा के तहत दंड पाएगा आपका 302। अब सेक्शन भाई तोड़कर चला जाए, आपका सेक्शन वाइज अब कवर किया जाए सामान्य बातों में। अब आपका सेक्शन निकालते रहिए, और कौन कौन सा सेक्शन आपका इससे कोरिलेट करेंगे ये भी देखते रहे। पूरा सेक्शन 10 सेक्शन तैयार करके जाइएगा, 10 सेक्शन मैं बता रहा हूँ इधर आपका मेन मेन चीजें उसकी। 309 तक पढ़िए, ठग अलग पढ़ाया जाएगा। देखिए आपका 299 से लेकर और 309 तक के जो सेक्शन है आपका अभी छूटा है भाई। देखिए इसमें आपका अभी 304A और 304, इसी के साथ आपका एक 80 भी पढ़ाना है। फिर एक कॉन्सेप्ट बनाइए भाई अगला, तब आपका फिर एक बार कॉन्सेप्ट बनाइए, तब आपका उसको आगे हम बढ़ाते हैं, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट अभी बचा रह गया है। देखिए, हमेशा वध, मानव का वध करना,
या किसी मानव की मृत्यु कारित करना हमेशा हत्या ही नहीं माना जाएगा, वह आपका हत्या भी माना जा सकता है। हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानववध भी माना जा सकता है। उपेक्षा पूर्ण मृत्यु कारित करना भी माना जा सकता है। और जो व्यक्ति मृत्यु कारित किया है, हो सकता है कि ये भी संभावना है कि कोई अपराध ही न माना जाए। तो 4 कंडीशन बनानी है और चारों में एक एक सतर्क रहना है। पहला कंडीशन हम बता रहे हैं कि अगर इंटेंशन या नॉलेज था और वह थोड़ा क्या था, अब था, ज्यादा था, और व्यक्ति की मृत्यु कारित की गई थी आशय या ज्ञान के साथ, और आशय या ज्ञान की मात्रा थोड़ा ज्यादा थी, तो ये मामला जाएगा, ये 300 में इसे मर्डर कहा जाएगा और आपका अभियुक्त दंडित किस धारा के तहत होगा, 302। फिर पहला ये नियम निकला। दूसरा नियम ये निकला कि अगर इंटेंशन और नॉलेज की मात्रा थोड़ा डाउन है, यानी कि थोड़ा कम है, व्यक्ति को मारा गया, माने मनुष्य को जान से मारा गया है, लेकिन आशय और ज्ञान की मात्रा हल्का सा क्या है, डाउन है, तो ये जो दंड पाएगा व्यक्ति, ये किस में पाएगा, 304 में। एक और याद रखिए, 304 में अगर आशय और ज्ञान में अंतर आएगा, अगर आशय था मात्रा कम थी तो दंड की मात्रा थोड़ा ज्यादा होगी। आशय नहीं था लेकिन नॉलेज था और नॉलेज की मात्रा हल्का सा क्या थी, कम थी, तो दंड की मात्रा भी क्या है, कम। तो सबसे अच्छा उपाय आपका 304 जब पढ़ेंगे तो आशय और ज्ञान में अंतर आएगा। आशय था मृत्यु कारित किया, थोड़ा कम था, तो अलग दंड, और केवल ज्ञान था थोड़ा मर्डर से कम था, तो अलग दंड मिलेगा, कम दंड मिलता है। अब आइए, न तो व्यक्ति का आशय था न ही ज्ञान था, ऊपर नीचे हम नहीं, न तो व्यक्ति का इरादा था अपराध करने का, न ही ज्ञान था, लेकिन व्यक्ति ने नेग्लिजेंस बरता, उपेक्षा बरती, उतावलेपन से कार्य किया और किसी को मार दिया। तो आप लोग बताइए, क्या 302 में मामला आ जाएगा, 304 में नहीं? क्योंकि यहाँ भी मृत्यु हुई। मान लीजिए एक बस वाला है, थोड़ा बहुत स्पीड बढ़ा दिया और आपका एक यात्री को धक्का दे दिया, यात्री मर गया, तो डेथ तो यहाँ भी हुई, इसमें कोई शक नहीं है। तो न तो बस वाले का आशय था, न ही बस वाले को जान से मारने का नॉलेज था, लेकिन बस वाले ने क्या बरती, नेग्लिजेंस। तो मृत्यु यहाँ भी हुई है, लेकिन न तो 302 में आया न ही 304 में, तो किस में आएगा आपका, 304 ए। यानी कि आशय ज्ञान नहीं है, लेकिन व्यक्ति ने क्या बरता है, उपेक्षा या उतावलापन बरता है, तो दंड की मात्रा बहुत कम है। सुप्रीम कोर्ट बार बार कर रहा है कि विधायिका संशोधन करके थोड़ा दंड की मात्रा क्या करे, क्योंकि एक्सीडेंटल मामले ज्यादा इसी में आते हैं, जमानती अपराध हैं, और अधिकतम दंड कितना साल केवल है, 2 साल। अब आइए अगला, अगला लास्ट कॉन्सेप्ट बनाइए। न तो अभियुक्त का इंटेंशन था, न ही नॉलेज था, और न ही अभियुक्त ने उपेक्षा पूर्वक कार्य किया था, और न ही उतावला पूर्वक, फिर भी उसके कार्य से दूसरा आदमी कहाँ पहुंच गया, ऊपर। तो बताइए, क्या अभियुक्त दंड का भागी होगा कि बचाव का? बचाव का। तो कौन सी धारा में बचाव मिलेगा, 80 में, और उसका कार्य केवल और केवल क्या माना जाएगा, एक्सीडेंट या दुर्घटना। तो 4 कैटेगरी दिमाग में बैठा लेना है, इसीलिए कठिन ये चैप्टर है। आशय ज्ञान की मात्रा ऊपर तो मर्डर, हल्का सा नीचे
तो मर्डर की कोट में न आने वाला आपराधिक मानव बल, न तो आशय न ही ज्ञान, लेकिन व्यक्ति ने क्या बरती है, उपेक्षा। तब कौन सी धारा, 304 है। और न तो आशय न ही ज्ञान न ही व्यक्ति ने उपेक्षा बरती है, और तो मात्र दुर्घटना मानी जाएगी और व्यक्ति को कोई सजा बध करने के लिए नहीं दी जाएगी। तो किस धारा में दुर्घटना का बचाव ले लेगा, 80। तो ये कंसेप्ट भी बहुत अच्छा आपका है, इसको जरूर तैयार रखिए। अब आइए यहीं से शुरुआत किया जाए सेक्शनों से। यहाँ से पहले देखिए, अब आइए 299 में आपराधिक मानवबध। फिर एक बार देखिए, तो अगर मामला 299 में रह जाए या मामला 300 का अपवाद नंबर 5 जो दिए गए हैं, पांचों अपवादों में आ जाए, तो इसके लिए जो सजा दी गई है वह किस धारा में दी गई है, 304। और ये कहा जाएगा हत्या की कोर्ट में न आने वाला आपराधिक मानव। और इसका जो प्रयत्न होगा, मन फिर एक बार याद रखिए, हत्या की कोर्ट में न आने वाले आपराधिक मानव वध का जो प्रयत्न होगा वह किस सेक्शन में दंडनीय है, 308। तो चार धाराएं तो याद रखिए। आपराधिक मानव वध कहाँ है, 299 में भी, 300 के पांचों अपवादों में भी। इसके लिए सजा कहाँ है, तो 304 में। इसका प्रयत्न कहाँ दंडनीय है, 308। क्रम याद रखिएगा। अब आइए एक आपका 300 चला जाए। अगर 299 के बाद मामला किस में आ जाता है, 300, यानी कि मर्डर में, हत्या की कोर्ट में आने वाला किसमें आ जाए, आपराधिक मानववध, तो व्यक्ति की धारा के तहत दंड का भागी होगा, 302। और इसका अटेम्प्ट करता है, अटेम्प्ट टू मर्डर करता है, हत्या का प्रयास करता है, तो कौन सी धारा, 307। तीन धाराएं और। हत्या कहाँ परिभाषित है, 300। हत्या के लिए दंड कहाँ है, 302। हत्या के प्रयास के लिए दंड कहाँ है, यानी कि मारा था, निश्चित तौर पे व्यक्ति मर जाता, लेकिन दवा दारू से क्या हो गया, दारू नहीं भाई, वैसे कुछ लोग दारू से भी सही हो जाते हैं, दवा ववा से क्या हो गया, ठीक हो गया। तो किसमें मामला जाएगा, 307। 302 से भी खतरनाक 307 मानी जाती हैं। क्यों, क्योंकि जो जिसके प्रति अपराध किया गया रहता है वह जिंदा रहता है और वह आकर बयान देता है, और उसका बयान काफी महत्वपूर्ण होता है, और मर गया तो क्या बयान। तो भाई 302 से खतरनाक मानी जाती है 307। जैसे कि सांप है, तो सांप का मुंह कुचल कर छोड़ दीजिए जिंदा, तो आपकी कहा जाता है, भाई हम नहीं बता रहे हैं, ये मने ये किदवंती है, ये कहावत है कि सांप आपका फोटो खींच लिया और फिल्मों जैसे क्या करता रहेगा, होता रहेगा, जब तक कट न दे तब तक मानने वाला। तो भाई सुने भाई, फिल्मों में भी दिखाई देता है ये सब। अब समाज में न कह दिएगा कि सर कह रहे थे कि सांप फोटो खींचते हैं, ये भाई हम नहीं जानते कि फोटो खींचते हैं कि नहीं। फिल्मों में ज्यादा आपका दिखाया जाता है। और एक धारावाहिक आता है नागिन, उसमें भी दिखाया जाता है, मैंने भाई धारावाहिक, उसमें भी यही सब दिखाया जाता है, फोटो खींच ली उसके बाद से अपना कार्य करे, आगे बढ़ा जाए। तो फिर एक बार क्रम बनाकर देखिए भाई, ये क्रम याद रखिएगा। इसके बाद 301 से क्वेश्चन बनता है। 301 अंतरित विद्वेष का सिद्धांत, या जो मैलिस होती है, जो आशय होता है, वह आपका ट्रांसफर हो जाता है। तो अंतरित विद्वेष का सिद्धांत पूछा गया है कि धारा में है, 301 में। तो देखिए अंतरित विद्वेष क्या होता है, ए बी को मारने के इरादे से गोली चलाता है और निशाना चूक जाता है, गोली सी को लग जाती है,
या मिस्टेक हो जाता है, निशाना चूक गया या मिस्टेक हो गया और गोली किसको लग जाती है? सी को। और कौन मर जाता है? सी। तो बताइए, ए का उत्तरदायित्व बताइए। तो ए का जो इरादा बी पर था, अब वह इरादा ट्रांसफर हो जाएगा, वह विदेश अंतरित हो जाएगा किस पर? और कानून ये मानेगा कि ए का इरादा डायरेक्ट किसको मारने का था? सी को। फिर एक बार समझिए, अंतरित विद्वेष का सिद्धांत की धारा में 301 में ए बी पर गोली चलाता है, गोली बी को न लगकर सी को लगती है, सी मर जाता है, तो ये माना जाएगा कि ए का जो इरादा किसको मारने का था, बी को, वह इरादा अब किस पर ट्रांसफर हो गया? हुआ नहीं, लेकिन कानून ये माना जाएगा लगातार मैं बता रहा हूँ, डीम्ड, यानी कि मानद, कल्पना कर ली जाएगी। इसके बाद 301 के बाद 302 मैं बता ही चुका हूँ। 302 आपका हत्या के लिए दंड आगे बता ही जाएगा, उसमें भी एक दो केस आएगा। और केस जो आएगा कि मृत्यु दंड रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामलों में दिया जाना चाहिए, बच्चन सिंह का। बताएंगे हम आगे, कल से शुरू होगा। 303 आ जाइए। अब 303 ही अकेले न पढ़िएगा, अब आपका 3-4 धाराएं यहीं हम समाप्त कर दे रहे हैं कोरिलेट करके। 303 जब भी पढ़िए तो 497 भी पढ़िए, और 377 का कुछ भाग, पूरा नहीं, कौन सा भाग? कुछ भाग। और इसी के साथ 303 से कंसेप्ट बनाने के लिए 307 का सेकंड पैराग्राफ पढ़ा जाता है। कौन सा पैराग्राफ? सेकंड। 4 धाराएं एक साथ आप कंपटीशन के लिए पढ़ेंगे। पिछली बार उत्तराखंड में 307 का सेकंड खंड से क्वेश्चन आया था। 303 लगातार यूपी में पूछा जाता है, और झारखंड में आपका यूपीजे में इसी से 2 क्वेश्चन आया था, और झारखंड जे में भी आपका झारखंड एपीओ में भी 2 क्वेश्चन इतनी ही धाराओं से आ गया। तो 5 झारखंड के लिए बस 5 केस बताया गया, और 3 केस नए आ गए थे। तो आपका पूरा पढ़िए, 3 केस हम बता रहे हैं डिटेल में, हल्का हल्का, और प्रयास करिए कि इसको अलग से लिख लीजिए। हो सकता है लिखवाते समय न आदमी लिखवा पाए। पहला 303। तो पहला क्वेश्चन ये बना बिहार के मॉडल के अनुसार कि किसी कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इलीगल या नल एंड वाइड, लेकिन कानूनी भाषा में शून्य। भाई कानूनी भाषा में हम ये सब नहीं कहेंगे, कानूनी भाषा में क्या कहा जाएगा? शून्य। लेकिन अन्य भाषाओं में शून्य और अकृत कहिए, आपका अवैध कहिए, असंवैधानिक कहिए, संविधान के विपरीत कहिए, ये घोषित करने की क्षमता भारत में किस किस न्यायालय को प्राप्त है? ये बिहार एपीओ का क्वेश्चन है। 2 कोर्ट को, एक सुप्रीम कोर्ट कर सकता है अनुच्छेद 32 के तहत, और दूसरा कौन कर सकता है? हाई कोर्ट। किस अनुच्छेद के तहत? 226। तो भारत में किसी कानून को अवैध घोषित करने की क्षमता किन कोर्टों को प्राप्त है? 2। कौन कौन कोर्ट है? एक सुप्रीम कोर्ट, दूसरा अनुच्छेद वाइज। अब हमारे उच्चतम न्यायालय ने आईपीसी की 2 धाराओं को पूरी तरह अवैध घोषित कर दिया है, और एक धारा का कुछ भाग अवैध घोषित किया है। अवैध का मतलब हुआ कि वह धारा, उस धारा पर ग्रहण लग गया, उस धारा पर आच्छादन का सिद्धांत लग गया, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स क्या लग गया? यानी कि धारा बेयर एक्ट में रहेगी, लेकिन उस धारा के तहत न तो किसी पर एफआईआर होगा और न किसी को सजा दी जाएगी। यानी कि मृत प्राय धारा, या हम मृत प्राय तो नहीं कह सकते,
यानी कि वह धारा कोमा में चली गई है, लेकिन कोमा से बाहर आ सकती है। ये भी याद रखिए। कैसे आ सकती हैं? या तो विधायिका कानून में संशोधन कर दे, या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अपने पूर्ववर्ती निर्णय को क्या करे, पलट दे। तो एक कोमा से भाई एक आच्छादन भी अलग से भी आपका एक क्वेश्चन यहाँ बनता है, उसको भी बताना। चलिए 309 आएगा तब हम बताएंगे, या इसी में एक धारा और समाहित करके एक ही बार समाप्त किया जाए। कौन सी धारा? 309, क्योंकि वो भी तो दो केस हैं उस पर। दो क्या, आप तो चार केस हो गए हैं आपका, चार केस, क्योंकि लेटेस्ट आया है। तो एक एक करके देखिए भाई, सेक्शन आपका 5 धारा एक साथ पढ़िएगा। इसमें से हमें लगता है कि जे में तो 3 क्वेश्चन आया था, झारखंड में भी 3 क्वेश्चन, एपीओ में भी हमें लगता है कि 2 क्वेश्चन मिल जाना चाहिए, जो हमें मन संभावना है, क्योंकि आपका क्वेश्चन निश्चित यहाँ से बनते हैं। पहले आपका 303 देखा जाए, 303 में है क्या, पहले ये देखिए। अगर कोई अपराधी आजीवन कारावास यानी कि लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा भुगत रहा हो और उसी दौरान वह मर्डर कर देता हो, मर्डर का मतलब कि धारा 300 का अपराध कर देता हो। मर्डर कहाँ परिभाषित है? 300 में। तो किस धारा का अपराध करता है? 300 का। तो अब उसे केवल और केवल एक ही सजा दी जाएगी, और वह मृत्यु दंड। यानी कि कौन सी सजा? मृत्यु दंड। अब मिट्ठू सिंह एक अभियुक्त था और इस प्रावधान को तो याद रखिए, मिट्ठू सिंह बनाम आपका भारत संघ का केस, कौन सी धारा? हाँ, पंजाब राज। मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज का केस है। ये 1983 का केस है। मिट्ठू सिंह ने इस प्रावधान को चैलेंज किया और 2 अनुच्छेदों के आधार पर, अनुच्छेद भी याद रखना है, आजकल अनुच्छेद भी पूछ रहा है, आर्टिकल 14 के आधार पर और 21 के आधार पर। अनुच्छेद 14 में वह कहा कि ये जो नियम है, ये समता के अधिकार का क्या करता है? वायलेशन। एक आदमी अगर मर्डर करता है तो 302 के तहत उसे या तो मृत्यु दंड दिया जा सकता है या आजीवन कारावास, और हम मर्डर किए हैं तो केवल मृत्यु दंड। ये तो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वलिटी या अनुच्छेद 14 का घोर क्या है? उल्लंघन। पहला तर्क दिया। दूसरा तर्क ये दिया कि भाई जीवन जीने के अधिकार हैं, जीवन जीने का अधिकार, और आर्टिकल 21 के तहत यह धारा इस अधिकार को छीनती है, क्योंकि न्यायालयों को हमेशा विकल्प रहता है कि वह 2 सजाओं में से कोई एक सजा दे, और यह धारा तो आर्बिट्रेरी है, यानी कि यह आज्ञापक है, मैंडेटरी है, मनमानी है, केवल एक ही दंड देने की बात करती है। कौन सी? मृत्यु दंड। अतः आर्टिकल 21 में मनमानेपन के भी विरुद्ध संरक्षण है, तो ये धारा मनमाना भी है, अतः इसे क्या किया जाए? अवैध। तो सुप्रीम कोर्ट ने मिट्ठू सिंह की बात मान ली और आपका इस धारा को क्या घोषित कर दिया? शून्य। भाई लीगल भाषा में तो अगर हम संविधान में जाएं तो उसको क्या कहेंगे? शून्य। लेकिन ठीक है, कंपटीशन में बनता रहता है, लेकिन लीगल भाषा में अगर 4 ऑप्शन दे दे, असंवैधानिक, अवैध, अकृत और शून्य और शून्य, तब भाई सतर्क रहना है। आईएएस में ऐसा क्वेश्चन संविधान में बना तो वार्ड मार कर आइए। वार्ड मतलब बातिल, बातिल मतलब शून्य, बातिल मतलब क्या हुआ? शून्य मारकर आइएगा। न शून्य रहे तब जो भी हो वो अलग बात है, लेकिन पहला ऑप्शन क्या चुनना है इसमें? शून्य। दूसरी धारा देखिए, ये जो 2 धाराएं हैं, इसको आपका 2018 में जस्टिस दीपक मिश्रा ले डूबे, यानी कि आपका हम तो जाएंगे और 1-2 लोगों को क्या करेंगे? लेकर जाएंगे।
यानी कि आपका सुबह भी बताया गया था कि भाई आपका ये अपराध करने के बाद फरार हो जाता है, कोचिंग से ही फरार हो गया, इसका मतलब कि धारा 8 में कौन सा चरण, पश्चातवर्ती। अब दो चार मित्रों को लेकर गया, यानी कि हम तो जाएंगे, दो चार को क्या करेंगे, लेकर जाएंगे। तो एक दिन उदाहरण बताया गया था, क्योंकि भाई समय भी हो गया है, नहीं तो इसको कल आगे हम बढ़ाएंगे। कल आपका ये 200 309 तक भूमिका बांध दी जाएगी, उसके बाद 299 क्या कर दिया जाएगा शुरू। जो समय लगेगा इधर की धाराओं में 299 और 300, उसके बाद किसी धारा में समय नहीं लगता, फिर 309 में थोड़ा बहुत लगेगा, क्योंकि उसमें आपका 4-5 समस्याएं आती हैं अच्छी अच्छी। तो कल हम प्रयास करेंगे भाई ये जल्दी आपका दो धारा